बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपने फार्म को कैसे पुर करना है, कहाँ पे आपने इसको जमा करवाना है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको फराहम करने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा आपने जब इस फार्म को पुर करना है तो आपका टोटली ख़र्चा कितना आएगा जब आपने इसको जमा करवाना है, ठीक है। और ज़रूरी कागजात आपने इस फार्म के साथ कौन कौन से लगाने होंगे, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएंगी। लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको वीडियो के अंदर इस प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको फार्म पुर करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तफसील के जानब। दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ओपन करने के बाद इस फार्म के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो सी तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सबसे ऊपर नंबर पे लिखनी है, ठीक है। दरख्वास्त नंबर यहाँ पे आपने नहीं लिखना है, इसको आपने छोड़ देना है, ये बैंक वाले खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है सहूलत के हसूल का मकसद। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3 कैटेगरी है। नंबर 1 पे आप जो हुकूमत पाकिस्तान से पैसे लेंगे, आप इसके लिए घर को परचेज़ करेंगे या फिर प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों को आप जो है उन दोनों के लिए पैसे ले रहे हैं। आप प्लॉट ख़रीदेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आप खुद करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप पैसे ले रहे हैं फिर आपने इसके ऊपर टिक करना होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन के लिए आप समझते हैं कि मुझे घर को परचेज़ करना चाहिए या प्लॉट को ख़रीदना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मुझे खुद को करनी चाहिए, ठीक है, तो जिसको आप ठीक समझते हैं उसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है दरख्वास्त करदा रकम। आप कितनी रकम हुकूमत पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। आपको ये कहा गया है कि 6 मिलियन रुपीज़ यानी 60 लाख रुपए तक आप हुकूमत पाकिस्तान से कर्जा ले सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने रुपए का घर ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी होगी। आप 27 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में अमाउंट लिख सकते हैं। इसके बाद कितनी मुद्दत के लिए आप ये पैसे ले रहे हैं, आपने मुद्दत यहाँ पे लिखनी होगी। 20 साल कहे गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, 20 सालों के लिए आप पैसे ले सकते हैं। 20 सालों के अंदर अंदर आपने अपने पैसों को माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सालों के लिए लेना चाहते हैं। 10 साल से लेकर 20 साल के दरमियान में कोई सा भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की अपनी शराकत बजरी या इक्विटी रुपए। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 लाख रुपए पहले से मौजूद है। अब आपने घर बनाना है, आपको कितनों पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। कम से कम आप 27 लाख रुपए ले सकते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान से। तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 लाख रुपए इक्विटी के तौर पे आप ख़ुद इसमें डालेंगे और बाकी जो 27 लाख में से 5 लाख रुपए आप निकाल दें जो कि आपके पास मौजूद है, और बाकी पैसे कितने बच जाते हैं 22 लाख रुपया, ठीक है। वो आप इनको बताएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं 5 लाख रुपये अपने पास से अदा करूँगा, ठीक है। इक्विटी का कंट्रीब्यूशन का ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद बैंकारी ताल्लुकात, इस पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आप बैंक के मौजूदा सारिफ हैं। मतलब ये है कि आपका बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद है या नहीं है। अगर किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद है तो आप यस करेंगे। अगर किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। ये इस सूरत में है जब आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना, यहाँ पे ज़ाती तफसीलात आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप अपना नाम लिखेंगे, अगर मोहतरमा है तो फिर वो भी अपना नाम लिखेंगी। इसके बाद आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है, ठीक है। आप मर्द हैं या औरत हैं आपने यहाँ पे टिक करना होगा। आपका CNIC नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना, यहाँ पे CNIC की तारीख़ इजरा आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कौन सी तारीख को आपके शनाख्ती कार्ड बना है, ठीक है। इसके बाद CNIC यानी आपके शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अज़दवाजी हैसियत आपकी क्या है, शादीशुदा हैं आप या गैर शादीशुदा हैं या तलाक़ याफ्ता हैं या बेवा हैं, ठीक है। तो इन तीनों सूरतों में से जो भी सूरत में आप हैं आपने उसको टिक कर देना है, ठीक है। ये उस सूरत में है जब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत है उसको तलाक़ हो चुकी है, ठीक है, या फिर वो बेवा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो भी कंडीशन के अंदर आप हैं आपने उसको टिक कर देना है। इसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा बंदा अप्लाई कर रहा है जिसके ज़ेर कफ़ालत 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देने हैं जितने भी आपके घर के अफराद हैं जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रहायश की नोयत बराए मेहरबानी निशान लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना होगा सुकूनत पजीर पाकिस्तानी, यानी आपने यहाँ पे इनको ये बताना होगा
जिस जगह पे इस वक्त आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपके इस वक्त घर है, वो आपकी ज़ाती मलकियत है, ठीक है, या फिर आपकी ज़ाती मलकियत नहीं है, वजाहत करें। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो आपने यहाँ पे वजाहत करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जगह पे रह रहे हैं लेकिन वो आपसे किराया नहीं ले रहा, या कोई और सूरत हाल बन जाती है, या आप हुकूमत की जगह पे बैठे हुए हैं तो आपने यहाँ पे छोटी सी वजाहत कर देनी, मैं फ़लाँ जगह पे बैठा हुआ हूँ। अगर आपकी ज़ाती ज़मीन है जिसके ऊपर आपका घर इस वक्त मौजूद है तो आपने इसको टिक कर देना है, रेजिडेंट पाकिस्तानी। और इसके बाद अगर आप ज़ाती आपकी जगह नहीं, आप रेंट पे रहते हैं, तो फिर आपने नॉन रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद शरीक हयात का नाम आपने यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, ये उस सूरत में है जब आपके पास चीज़ें हैं। मैं अब यहाँ पे एक आप चीज़ बताता चलूँ, आपने गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखनी। जो चीज़ आपके पास है आपने यहाँ पे लिखनी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपने उसको नहीं लिखना। इसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे CNIC नंबर यहाँ पे लिखना होगा आपने। ठीक है, मदर मीडियम नेम आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद तालीमी काबिलियत जो ज़्यादा हो उस पर निशान लगाएं। अगर आप मैट्रिक पास हैं, अगर आप FA पास हैं, या अगर आप BA पास हैं तो आपने इनमें से किसी के ऊपर भी टिक लगा देना है। अगर आप प्राइमरी पास हैं या आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपने दीगर के ऊपर क्लिक करना है, अदर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इदारे का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे जिस इदारे के अंदर आप पढ़ रहे हैं, या आपने मैट्रिक पास किया है, FA पास किया है। ठीक है, इसके बाद मौजूदा रहायशी पता आपका क्या है, जो इस वक्त आप रह रहे हैं जिस जगह पे, वो पता क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद मौजूदा रहायश की हैसियत घर, फ्लैट, बराए मेहरबानी निशान लगाएं। आपने यहाँ पे बताना होगा जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं ज़ाती मलकियत है आपका, या किराएदार है, ठीक है, या ख़ानदानी मलकियत है आपकी। ठीक है, आपने टिक लगाना होगा इन तीनों में से किसी एक निशान के ऊपर। इसके बाद दीगर बराए मेहरबानी वजाहत करें। यहाँ पे आपने इनको थोड़ी सी वजाहत के साथ बताना होगा। माहाना किराया, यानी आप रेंट पे अगर रहते हैं तो माहाना किराया आपका कितना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपने उनको बताना होगा साल से मुकीम। ठीक है, यहाँ पे आपने उनको बताना होगा कब से आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, 2015 से, 2016 से, 2018 से, कितने साल आपको हो गए हैं रेंट के ऊपर रहते हुए। ठीक है, इसके बाद टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे अपना लिखना होगा। मोबाइल नंबर अगर आपका है तो आपने लाजमी लिखना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो बना लें। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये मस्ट है, ये आप लाजमी तौर पे लिखें। बहुत से लोग ये गलतियां कर रहे हैं, मैं जो ये आपको फार्म पुर करने का तरीका बता रहा हूँ इसके अंदर भी बहुत से लोगों ने गलतियां की हैं, जिस वजह से मुझे कहा गया कि सर आपने वीडियो बनाई है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के ऊपर, तो हमें फार्म पुर करने का तरीक़ाकार भी बताएं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद मुस्तकिल रहायशी पता आपका क्या है। मुस्तकिल पते से मुराद ये जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो आपका ID कार्ड बना हुआ है, जो पता उसके ऊपर लिखा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तरजीही डाक का पता आपने यहाँ पे बताना होगा, रहायश है, दफ्तर है। ठीक है, तो आपने इनमें से किसी एक के ऊपर टिक लगा देना है। दरख्वास्त गुजार के दस्तखत आपने यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है मुलाजमत की तफसीलात। आपने यहाँ पे मुलाजमत की तफसीलात इनको देनी है, सिर्फ तनख्वाहदार अफराद के लिए। जो लोगों का छोटा मोटा बिजनेस है उनके लिए ये फार्म नहीं है। जो लोग सैलरी लेते हैं, किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उनके लिए ये फार्म है। ठीक है, सबसे पहले रोज़गार आप यहाँ पे लिखेंगे। आप दर्जी का काम करते हैं, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने वो काम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद मुलाजमत की नौइयत बराए मेहरबानी निशान लगाएं। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, मुस्तकिल है, या फिर एडहार्ट है, ठीक है, या अदर है। ठीक है, इनमें से चारों में से जो भी आपकी इस वक्त कंडीशन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आजिर कंपनी का नाम, जो आपकी कंपनी का मालिक है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आजिर बराए मेहरबानी निशान लगाएं। ठीक है, हुकूमती इदारा है जहाँ पे आप इस वक्त जिस कंपनी के अंदर आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, वो हुकूमती इदारा है या फिर नीम हुकूमती इदारा है। ठीक है, या फिर प्राइवेट है। तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन में आप हैं आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दीगर बराए मेहरबानी वजाहत करें। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना होगा अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ना तो वो हुकूमत का इदारा है, ना तो वो फिर मतलब नीम हुकूमती इदारा है, और ना ही वो प्राइवेट इदारा है, तो फिर किसी और जगह पे आप काम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे उसकी वजाहत करना होगी। इसके बाद ओहदा संभालने की तारीख क्या है, यानी कब से आप वहाँ पे काम करना शुरू आपने किया। ठीक है,
ओहदा और शोबा, यहाँ पे आप ओहदा और शोबा लिखेंगे। दर्जी का आप काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आप किसी कंपनी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप ना यहाँ पे वो लिखना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप काम करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मज़दूर हैं। इसके बाद ओहदा संभालने के तरीक़ क्या है। ठीक है, यानी कब से आपकी नौकरी लगी हुई है, आपने वो तारीख़ यहाँ पे लिखनी होगी। मजमूई माहाना आमदनी आपकी कितनी है, यानी आप महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं, आपने यहाँ पे वो टोटल लिखने होंगे। ठीक है, 25,000 30,000, याद रखना 25,000 से ऊपर ऊपर आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर 25,000 से नीचे लिखेंगे तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कम अज़ कम वही अफराद अप्लाई कर सकते हैं जिनकी माहाना आमदनी कम अज़ कम 25,000 रुपया है। ठीक है, इसके बाद दफ्तर का राबता नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आपके पास है तो। ठीक है, ज़्यादा लोगों के पास होता है, आप लाजमी इसको पुर करें। इसके बाद साबिका मुलाजमत अगर इतलाक होता हो। ठीक है, कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ से आपने पहले मुलाजमत की है, जिस जगह पे इस वक्त आप मुलाजमत कर रहे हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इससे पहले आप कौन सी कंपनी के अंदर काम करते थे उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है, उसका ओहदा, कौन से ओहदे के ऊपर आप फाइज थे। ठीक है, फ्रॉम से फ्रॉम तक, यानी यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, इस डेट से लेकर इस डेट तक, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मैं यहाँ पे इस कंपनी के अंदर नौकरी करता रहा हूँ, आपने यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ पे सिर्फ कारोबारी आज़ाद पेशा अफराद के लिए है। ठीक है, ये कारोबारी लोगों के लिए आगे थोड़ी सी डिटेल है, आपने इसको पुर करना है। ठीक है, ऊपर मैंने किन के लिए बताई थी, जो सैलरी पर्सन है, जो तनख्वाहदार तबका है, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब बात आ जाती है कारोबारी लोगों के लिए। ठीक है, जिनके नाम पे थोड़ी बहुत ज़मीन है, जो छोटी मोटी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। रोज़गार आप यहाँ पे लिखेंगे, कौन से रोज़गार के अंदर आप इस वक्त हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं या फिर आपका कोई और कारोबार है, आपने यहाँ पे वो लिखना है। इसके बाद कारोबार पेशा सनद की नोयत क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। कंपनी कारोबार का नाम और पता आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना होगा। इसके बाद कारोबार में हिस्सा आपका कितना है। ठीक है, यानी जो बिज़नेस इस वक्त आप कर रहे हैं टोटली आपका है या फिर आप किसी के साथ हिस्सेदार हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे इनको बताना है। इसके बाद क़याम की तारीख क्या है, यानी कब से आपको ये कारोबार है, 2015 से या 2010 से है, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी डेट इसकी। इसके बाद कारोबार का NTN नंबर। ठीक है, NTN नंबर आपने यहाँ पे लिखना होगा, ये उन लोगों के लिए है जिनके कारोबार रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके बाद कारोबार की मुद्दत कितनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कानूनी इदारे की किस्म, बराए मेहरबानी निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपने किसी एक ऊपर टिक करना होगा। शराकत इदारी में आपका कारोबार है या फिर वाहिद मलकियत आपकी, यानी सिर्फ आपका ही ये कारोबार है, आपके साथ कोई हिस्सेदार नहीं है। इसके बाद या इसके अलावा कोई और सूरत हाल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका ज़ाती कारोबार है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, वाहिद मलकियत के ऊपर। अगर आप किसी के साथ हिस्सेदार हैं तो फिर शराकतदारी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी के साथ हिस्सेदार भी नहीं है, आपका ज़ाती कारोबार भी नहीं है, अदर कोई सूरत हाल है तो फिर आपने अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, वो कौन सी अदर सूरत हाल है आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है नीचे दफ्तरी जगह, यानी कौन सी जगह पे इस वक्त आपका दफ्तर मौजूद है, ज़ाती मलकियत पे है या फिर किराएदार पे है। ठीक है, अगर आपको छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं तो जो आपका दफ्तर है वो आपकी ज़ाती जगह पे है या फिर रेंट पे आपका दफ्तर इस वक्त है। ठीक है, तो आपने इनमें से किसी एक को क्लिक करना होगा जो भी इस वक्त आपकी कंडीशन है। इसके बाद माहाना आमदनी और अखराजात, यहाँ पे एक छोटा सा स्केजल आपको दे दिया गया है, आपने इसको पुर करना होगा। ठीक है, तमाम लोग जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुल आमदनी आपकी माहाना कितनी होती है आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, कुल आमदनी आपने यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद टैक्स कितना आप पे करते हैं आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनका पहले से कोई बिज़नेस मौजूद है और वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद आजर की जानिब से मुहैया किया गया कर्ज़ कितना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे। दीगर कटौतियाँ कितनी आपकी हुई हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। दीगर आमदनी अगर कोई हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कुल खालिस माहाना आमदनी कितनी है, यानी जो बचा के आपके पैसे बच जाते हैं सारे खर्चे निकाल के, वो कितने हैं। टोटल नेट मंथली इनकम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सारे खर्चे निकाल के। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपने लिखना है किराया कितना है, रेंट। ठीक है, जहाँ पे आपके इस वक्त ऑफिस मौजूद है। ठीक है, या फिर जिस जगह पे आपकी कंपनी मौजूद है। इसके बाद यूटिलिटीज़ बिल आपका कितना आता है।
ठीक है, तालीम के ऊपर कितना खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्च होता है, बावर्ची खाना तो उसमें कितने पैसे लग जाते हैं। ठीक है, ये डिटेल है आपके पैसे खर्च होने की। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपका पैसा खर्च होता है। इसके बाद फाइनेंसिंग की वापसी आप कैसे करेंगे, इंश्योरेंस तकाफुल अगर है तो आप यहाँ पे इसको बताएंगे इसके बारे में, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। दीगर अखराजात आपके कितने हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, कुल माहाना अखराजात आपके कितने हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले जो चीज़ें हैं आपने इनको टोटल करके नीचे आपने मेंशन कर देना होगा कि मेरा टोटल इतना खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये दोस्तों उनके लिए था जिनका छोटा मोटा बिजनेस मौजूद है। अब आपने यहाँ पे अपने दस्तखत कर देने हैं, दरख्वास्त गुजार के दस्तखत। ठीक है, दस्तखत यहाँ पे दोनों लोग ही करेंगे, एक सैलरी पर्सन है वो भी करेगा और बिजनेसमैन भी करेगा। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, ये बैंक के वाजिबात, ये बैंक के लिए कॉपी है। ठीक है, तो आपने इसको भी एक मरतबा पढ़ लेना है। यहाँ पे कुछ अहम मालूमात लिखी हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा बैंक के वाजिबात। ठीक है, बैंक का नाम, ब्रांच, सहूलत की नोयत, फाइनेंसिंग की बाकियात, वाजिबुल अदा रकम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनका पहले से बैंक के अंदर कोई अकाउंट मौजूद है। ठीक है, अगर उनका अकाउंट मौजूद है, किसी भी कंडीशन में इस वक्त मौजूद है, उन्होंने लोन लिया हुआ है या कोई ऐसी सूरत हालत है, ये फिर पुर करेंगे। ठीक है, बैंक का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सहूलत की नोयत आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग की बाकियात, वाजिबुल अदा रकम, यानी कितने पैसे भी आपने वापस करने हैं बैंक को, आपने यहाँ पे वो लिखने होंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम का भी हिस्सा बन जाए, आपने किसी बैंक से भी लोन लिया हुआ है और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से भी पैसे ले रहे हैं, बाद में खुद भाग जाएँ। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल होने से पहले हुकूमत आपको चेक करेगी। ठीक है, इसके बाद ज़ाती असासे आपके पास कितने हैं आपने उसकी यहाँ पे मालियत लिखनी होगी। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास कोई फैक्ट्री है। ठीक है, आपके पास फलां ये वो जो भी चीज़ आपके पास है, आपने कम से कम 4 चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी और उनकी मालियत आपने यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे मतलूबा फाइनेंसिंग के लिए जायदाद की तफसीलात आपने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, बराए मेहरबानी जायदाद की तफसीलात फराहम करें जिसके लिए आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, किस काम के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है आपने यहाँ पे लिखना होगा। जायदाद के मौजूदा मालिक का नाम, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद CNIC नंबर उसका यहाँ पे आप लिखेंगे। जायदाद का पता आप यहाँ पे लिखेंगे। बराए मेहरबानी वजाहत होने की सूरत में पुर करें। ठीक है, यहाँ पे खुला प्लाट आप लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद छतदार हिस्सा। ठीक है, यानी अगर आप 2 बंदे मिलकर घर बना रहे हैं तो फिर आपका कितना हिस्सा आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद स्क्वायर में उसका रकबा कितना है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मस्ट है, इसको आपने लाजमी तौर पे पुर करना होगा। ये उस सूरत में है जब आपने कहीं से घर को ख़रीदना है, आपने हुकूमत से पैसे लेने हैं, हुकूमत से पैसे लेकर आगे आपने प्लॉट ख़रीदना है या आपने ज़ाती घर ख़रीदना है या फिर आपने अपार्टमेंट ख़रीदना है। ठीक है, अगर आप 2 बंदे मिल के नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम में कर्ज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसके बारे में भी इनको यहाँ पे बताना होगा, आपने मेंशन करना होगा। अब दोस्तों जो दरख्वास्त फ़ार्म है वो पुर हो चुका है, इकरारनामा बाकी है, आपने इसको एक मरतबा पढ़ लेना है। अहम तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद ये चंद एक चीज़ें हैं, आपने इनको भी नोट करना है। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना लंबा फार्म है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, पता नहीं क्यों हम भाई घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आपने नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, दरख्वास्त गुजार के दस्तखत यहाँ पे होंगे जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है। इसके बाद तारीख आप यहाँ पे लिखेंगे, मरकज़ी दरख्वास्त गुजार का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है 2 बंदे भी जो है अप्लाई कर रहे हो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम में, तो वो दोनों यहाँ पे दस्तखत करेंगे। इसके बाद जो मेन बंदा है, एक बंदा, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, मरकज़ी दरख्वास्त गुजार का नाम। इसके बाद उसका CNIC नंबर, उसके दस्तखत। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद दस्तखत आप यहाँ पे लिखेंगे, करेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है। अंगूठे का निशान आपने यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद शरीक दरख्वास्त गुजार अगर काबिल तलाक हो, अगर कोई 2 बंदे मिल के अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे लिखेगा, को अप्लीकेंट का। ठीक है, उसका CNIC, उसके दस्तखत। ठीक है, और उसके बाद जो उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर दस्तखत है वो यहाँ पे होंगे, अंगूठे का निशान आपने यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद सिर्फ बैंक के इस्तेमाल के लिए आपने इसको छोड़ देना, आपने इसको पुर नहीं करना। ठीक है, अब फार्म B आ चुका है, हिस्सा मुश्तरका दरख्वास्त गुजार। ठीक है, पहले फार्म A था, अब फार्म B आ चुका है। ठीक है,
तो ये 10 दफ़ात हैं टोटल, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे अपना नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। वो पहले बंदे ने वहाँ पे लिखा था। ये उस सूरत में है जब आप दो बंदे मिल के हुकूमत पाकिस्तान से कर्ज़ा ले रहे हैं, दो बंदे मिल के घर ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले बंदे के ऊपर इन्फॉर्मेशन हमने पुर की थी सबसे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे फार्म बी में उस आदमी का डाटा लिखना है जिसका ऊपर नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अगर आप अकेले ही बंदे हैं तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, आपने इसको अप्लाई नहीं करना, आपने इसको पुर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना होगा, तारीख़ पैदाइश आपकी क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी, CNIC की तारीख़ जरा, एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखनी होगी, आप मर्द है या औरत है आपने टिक लगाना होगा। इसके बाद आपकी इज़दवाजी हैसियत क्या है, शादीशुदा, आप गैर शादीशुदा, तलाक़ याफ्ता हैं, ठीक है, बेवा हैं तो आपने इनमें से किसी को टिक करना होगा। इसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, बिल्कुल वही सारी सूरत हाल है जो ऊपर मैं पुर करने का तरीका अगर आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे फार्म के ऊपर वही तफसीलात पूछी जा रही है जो ऊपर सारी की सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा बताने का फ़ायदा को नहीं, वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी थी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये उसी तरीके से स्केजल हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसको पुर करना होगा। ये दरख्वास्त तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, ठीक है। हवाला जात यहाँ पे आप देख सकते हैं, बराए मेहरबानी 2 हवाला जात फराम करें जिनमें से एक दफ्तरी रफ़ीक कार का हो और एक करीबी रिश्तेदार का हो। यहाँ पे दोस्तों अभी आपने ज़मानत के तौर पे 2 बंदे इनको फराहम करने होंगे, ठीक है। 2 बंदे ऐसे होने चाहिए, एक तो आपके रिश्तेदारों में से होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपका करीब, जो आपके जहाँ पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, वो आपके करीब तरीन मतलब रहता हो लेकिन आपका रिश्तेदार ना हो, तो उसका आपने यहाँ पे डाटा देना है। पहले नंबर नाम आप लिखेंगे यहाँ पे ज़मानत वाले बंदे का जो आपकी ज़मानत दे रहा है, उसका ओहदा क्या है, कंप्यूटर को शनाख्ती कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, रहायशी पता उसका क्या है, ठीक है, शहर कौन से शहर में रहता है, कौन से मुल्क में वो रहता है, दफ्तर का नाम क्या है, ठीक है, उसके इसके बाद दफ्तर का टेलीफ़ोन नंबर, रहायशगाह का टेलीफ़ोन नंबर उसका, ठीक है। इसके बाद आप कितने अरसे से महल्ला फ़र्द को जानते हैं, यानी कितने अरसे से आप उस बंदे को जानते हैं जो बंदा आपकी ज़मानत दे रहा है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने साल भी यहाँ पे लिखना होगा, कौन से साल से आपका उसके साथ ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, 10 साल से है, 15 साल से है, 5 साल से है, आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद करीबी रिश्तेदार जो आपके साथ रहायश पजीर ना हो, ठीक है, यानी जो आपके रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, करीबी रिश्तेदार सॉरी, ठीक है, करीबी रिश्तेदार जो आपका है आपने उसका डाटा यहाँ पे लिखना है, उसका नाम, उसका ओहदा, कंप्यूटर को शनाख्ती कार्ड नंबर, रहायशी पता, कौन से मुल्क में वो रहता है, शहर में कौन से में रहता है, दफ्तर का नाम, दफ्तर का फ़ोन नंबर, रहायशगाह का टेलीफ़ोन नंबर, ठीक है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार से रिश्ता आपका क्या है, आपका भाई है, कज़न है, चाचा है, मामा है, जो भी है आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आप कितने अरसे से महल्ला फ़र्द को जानते हैं, आपने यहाँ पे लिखना होगा। साल कौन सा है आपने यहाँ पे इनको बताना होगा, जी इतने साल से मैं इसको जानता हूँ, ठीक है। इसके बाद कानूनी वरसा, ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड, आप इसकी तफसील आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लीगल हायर्स, कानूनी वरसा के बारे में अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये उस सूरत में होता है जब आप पैसे लेके भाग जाते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वो जो मैंने ऊपर आपको बताया है ना, जो ज़मानती आपने 2 देने हैं, उसका डाटा तो आपने ऊपर लिख दिया है, अभी 2 और आपने देने हैं जिनका डाटा आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद मौजूदा बैंकारी की तफसीलात क्या है, जिस बैंक के अंदर इस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उस में आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसका अकाउंट आपने लाजमी तौर पे बनवा लेना है। उसके खाता की नोयत आपकी क्या आप यहाँ पे लिखेंगे, बैंक कौन सा है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच कौन सी उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, खाता खुलवाने की तारीख क्या आपने यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये मैं आपको बता दूँ, अगर आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब आपने नीचे आना है। इसके बाद आपने यहाँ पे मैं बज़रिया इकरार करता हूँ कि मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द अफराद मीज़ान बैंक लिमिटेड में मुलाजिम नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुलाजिम है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, वरना आपने इसको ऊपर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद मैं बज़रिया इकरार करता हूँ कि मेरे ख़ानदान का फ़र्द अफराद मीज़ान लिमिटेड में मुलाजिम है, ठीक है। उस सूरत में अगर है तो फिर आपने इसको ऊपर टिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है। इकरारनामा यहाँ से आपसे लिया जा रहा है, ठीक है।
तो आपने इकरारनामे के तौर पे ये तमाम तर तफसीलात जो आपसे पूछी जा रही है आपने इसको पुर करना होगा। ठीक है, ये बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता चल रहा इसको कैसे पुर करना है, ठीक है, तो आप जो है बैंक के अंदर जाके वहाँ से भी इस फार्म को पुर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये उन चीज़ों के लिए है जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है, आपको चीज़ों का नहीं पता होता यहाँ पे क्या लिखना है वहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इकरारनामा था, इकरारनामे के अंदर आपको चंद एक चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपने इनको भी पुर करना होगा। अब हमारे 10 पेजेस मुकम्मल हो चुके हैं, हमारा फार्म मुकम्मल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ आपको ये फार्म कहाँ से मिलेगा। मैंने ये फार्म आपको बताया है मीज़ान बैंक का, मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर से आपको ये फार्म मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको ओपन करने के बाद इस फार्म के ऊपर आ सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम में जब आप इस दरख्वास्त फार्म को पुर करने के बाद जमा करवाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। आप वो वीडियो देख लें। कल वाली वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है। तकरीबन 6-7 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं, तो आप भी उसको देखें। बड़ी अहम मालूमात मैंने उसके अंदर आपको दी है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उर्दू के अंदर भी मालूमात आपके लिए मैंने बनाकर आपको दी है। तमाम तर तफसीलात मैंने आपको कल बता दी थी। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको फार्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका पुर कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।